प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए बताऊंगी समावेशी विद्यालय का निर्माण। में हमारा सब्जेक्ट है समावेशी विद्यालय का निर्माण यानी सृजन। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि समावेशी शिक्षा होती क्या है। आपने शिक्षा तो पढ़ा होगा, शिक्षा मीन्स यानी एजुकेशन। एजुकेशन तो आप जानते होंगे, लेकिन ये समावेशी क्या होता है? समावेशी शिक्षा ये होती है, इसका देखिए आप, यानी समावेशी शिक्षा किसे दी जाती है। जैसे समावेशी शिक्षा का अर्थ अब आप देखिए, समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं। अब आता है हमारा प्रश्न, समावेशी शिक्षा का अर्थ होता क्या है। समावेशी शिक्षा वो होती है जो क्लास में यानी कक्ष में जो हम एक विशिष्ट बालक यानी जैसे विशिष्ट बालक प्लस यानी विशिष्ट बालक प्लस सामान्य बालक, यानी विशिष्ट बालक और प्लस सामान्य बालक। यानी विशिष्ट बालक में कौन कौन आ जाते हैं, जैसे मंदबुद्धि बालक, कम अपाहिज बालक और विकलांग बालक। तो इन लोगों के साथ और सामान्य बालक प्लस सामान्य बालक, यानी सभी विद्यार्थियों को एक ही कक्ष में एक ही छत के नीचे और एक ही शिक्षक के द्वारा जब विद्या दी जाती है, इनको विद्या प्रदान की जाती है, उसे ही कहते हैं हम समावेशी शिक्षा। यानी समावेशी शिक्षा का अर्थ हो गया कि विशिष्ट बालक और सामान्य बालकों को हम एक साथ ही एक ही कक्ष में पढ़ाते हैं, जिसमें इन लोगों में कोई हीन भावना नहीं आती है आपस में। जब विशिष्ट बालक, जैसे हमारे हो गए मंदबुद्धि वाला, मंदबुद्धि यानी जिनकी दिमाग थोड़ा कमजोर है, वो मंदबुद्धि वाला हो गए। कम अपाहिज जो चल नहीं पाते, ठीक से चल नहीं पाते, थोड़ा उनमें परेशानी होती है। और विकलांग बालक जो होते हैं वो हो जाते हैं विशिष्ट बालक में। और सामान्य बालक यानी जो सामान्य बालक हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, जो तो वो हो गया हमारे सामान्य बालक। यानी इन दोनों बालकों को हम एक साथ ही पढ़ाते हैं और तो इसे कहते हैं हम समावेशी शिक्षा। अब समावेशी शिक्षा की आप परिभाषा लिखिए, लिखिए। समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट बालक, मैंने आपको अभी बताया था कि विशिष्ट बालक प्लस सामान्य बालक, विशिष्ट बालकों इसके अंतर्गत विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को यानी विशिष्ट क्षमता वाले बालक, विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे कि मंदबुद्धि, कम अपाहिज, मंदबुद्धि, कम अपाहिज बालक, विकलांग बालक, विकलांग बालक को
डेफिनेशन लिख लीजिए। यानी मंदबुद्धि, कम अपाहिज और विकलांग बालकों को सामान्य बालकों के साथ एक ही विद्यालय में, सामान्य बालकों के साथ एक ही विद्यालय में सामान्य बालकों को एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में शिक्षा प्रदान की जाए। एक ही कक्षा में शिक्षा प्रदान की जाए। शिक्षा प्रदान की जाए उसे क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा प्रदान की जाए, इसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। मैंने आपको ये बताया था कि विशिष्ट बालक प्लस सामान्य बालक, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब आप ये देखिए, अब समावेशी शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई? समावेशी शिक्षा की शुरुआत आप ये भी लिखिए, समावेशी शिक्षा की शुरुआत अमेरिका और कनाडा से हुई। यानी समावेशी शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई? अमेरिका और कनाडा से हुई। अब समावेशी शिक्षा के बारे में, इसको कितने भागों में, अब ये देखिए, ये तो हो गया इसका अर्थ और परिभाषा। अब इसके देखिए प्रकार, यानी समावेशी शिक्षा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। समावेशी शिक्षा को 3 भागों में बांटा गया है। ये आप लिखते जाइएगा। समावेशी शिक्षा को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 शारीरिक एवं विकलांग बालक। नंबर 1 शारीरिक, नंबर 1 शारीरिक एवं विकलांग बालक। नंबर 1 शारीरिक एवं विकलांग बालक। अब नंबर 2 अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता, अधिगम यानी जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, वो कहते हैं विकलांग बालक। जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, जो ठीक से चल नहीं सकते, जो ठीक से काम नहीं कर सकते, वो आ जाते हैं विकलांग बच्चों की श्रेणी में। अब अधिगम अक्षमता, अधिगम यानी अधिगम मीन्स सीखना, जो सीखने में अक्षम है, यानी सक्षम नहीं है सीखने में, जो अक्षम है। जो सामान्य बच्चे होते हैं वो तो तुरंत सीख जाते हैं बात, लेकिन जो विकलांग बच्चे होते हैं या मंदबुद्धि होते हैं, उनको सीखने में थोड़ा समय लगता है। अब अधिगम अक्षमता। नंबर 3 है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे। निर्धन यानी जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, जो स्कूल में मतलब फीस वगैरह ढंग से नहीं दे पाते, वो निर्धन बच्चों की श्रेणी में आ जाते हैं। निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे। पिछड़े वर्ग के बच्चे, ये है हमारे समावेशी शिक्षा को 3 भागों में बांटा गया है।
शारीरिक एवं विकलांग बालक, मैंने अभी आपको बताया था। अब अधिगम अक्षमता, यानी अधिगम मीन सीखना, जो सीखने में सक्षम नहीं है, यानी पढ़ने लिखने में जो ठीक से सीख नहीं पाते हैं। तीसरा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे। अब बच्चों, इसको शारीरिक एवं विकलांग बालक के भी 4 भाग होते हैं, इनके भी 4 भाग होते हैं, ये भी आप लिखिए, इनके भी 4 भाग होते हैं। जैसे नंबर 1 दृष्टिबाधित, जैसे दृष्टिबाधित, ये आप लिखिए दृष्टिबाधित, इसी में आएगा, शारीरिक एवं विकलांग बालक में आएगा। 4 भाग होते हैं इसके भी, जैसे दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, बाकदोष, अस्थिबाधित, अब जैसे है बच्चों दृष्टिबाधित, दृष्टिबाधित क्या होता है, यानी जो ठीक से देख नहीं पाते, जिनकी आईसाइट कमजोर है। अब जैसे क्लास में कोई बच्चा बैठा हुआ है और उसे ब्लैक बोर्ड पे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या काम है, टीचर का क्या काम है कि यानी उस शिक्षक को उस बच्चे के बारे में सोचना चाहिए कि भाई उसको दिख नहीं रहा है तो उसको आगे बिठा दें, और जिससे वो ब्लैक बोर्ड ठीक से देख सके। और वो सामान्य किताब ही नहीं पढ़ पा रहा तो उसकी बुक कैसी होनी चाहिए, बड़े अक्षरों में लिखी हुई होनी चाहिए। सामान्य बच्चा तो बुक पढ़ लेगा क्योंकि छोटे अक्षरों की लिखी हुई भी पढ़ लेगा, लेकिन जो दृष्टिबाधित है तो दृष्टिबाधित बच्चा ठीक से नहीं पढ़ सकता, तो इसलिए उसके लिए हमें बड़े अक्षरों वाली बुक का मतलब व्यवस्था करनी चाहिए, उपलब्ध कराई जाए बुक कि थोड़ा बड़े अक्षर लिखे हों जिससे वो आराम से पढ़ सके। और जिसको ठीक से दिखाई नहीं देता है तो उन्हें प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, तो इसलिए उस बच्चे के लिए क्लास में आगे बिठाना जाए, यानी सभी बच्चों को अच्छी तरह से ध्यान दिया जाए। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है सिर्फ उसी पे ध्यान दिया जाए और कमजोर बच्चों पे ध्यान ना दिया जाए, तो ये गलत है। यानी समावेशी शिक्षा का अर्थ यही है कि सामान्य और विकलांग बच्चे, यानी विशिष्ट क्षमता वाले बच्चे और सामान्य बच्चों को एक साथ ही अच्छी तरह से शिक्षा दी जाए, ये शिक्षक का काम है। अब श्रवण यानी जो ठीक से सुन नहीं सकते, जिनको सुनाई कम देता है, तो उन बच्चों को भी आगे बिठाना जाए। जैसे अब वो ठीक से सुन नहीं पा रहे, हम उनसे प्रश्न पूछते हैं तो वो बता नहीं पाएंगे कि मैडम हम सुन नहीं पाए, तो इसलिए उन्हें हमें आगे बिठाना चाहिए। आगे बैठ के वो बच्चे ठीक से मतलब सुनेंगे तभी तो हमारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब होता है वाक्दोष, यानी वाक्दोष जो मतलब ठीक से बोल नहीं पाते, यानी बोलना तो चाहते हैं लेकिन कंठ से उनको ठीक शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते, तो वो होती है वाक्दोष, यानी कंठ से उनका उच्चारण ठीक प्रकार से नहीं होता है, वो हो गया अपन का वाक्दोष। अब होता है अस्थिबाधित, यानी जिन्हें प्रॉब्लम है, चलने में प्रॉब्लम है, वो ठीक से चल नहीं पा रहे हैं या वो ठीक से उनका हाथ नहीं चल पा रहा है, तो उनका थोड़ा अस्थिबाधित है, जो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, जो विकलांग की श्रेणी में आ जाते हैं। तो अस्थिबाधित के भी 4 भाग होते हैं, ये देखिए आप। हाँ, अस्थिबाधित जो होता है, अस्थिबाधित के भी 3 भाग होते हैं, इसके भी 3 भाग होते हैं। जैसे आंशिक रूप से बाधित, अब ये अस्थिबाधित जो होता है उसके भी 3 भाग होते हैं, ये भी आप नोट करिए। आंशिक मीन्स कम, यानी जो कम होते हैं, मतलब जिनको जो विकलांग थोड़े कम होते हैं, यानी अपना काम तो कर लेते हैं और किसी के ऊपर आश्रित नहीं होते हैं, अपना काम खुद ही कर लेते हैं, धीरे धीरे करके अपना काम को खुद ही कर लेते हैं, वो होते हैं आंशिक रूप से बाधित। और दूसरे होते हैं औसत रूप से बाधित, एक ये हो गया, अब दूसरा हो गया औसत रूप से बाधित। औसत रूप से बाधित यानी एवरेज, यानी जो औसत रूप से बाधित हैं, मतलब अपना काम करते हैं लेकिन उन्हें परेशानी होती है,
जैसे अपना चलते भी हैं लेकिन उन्हें चलने में प्रॉब्लम होती है। और जो आंशिक रूप से बाधित होते हैं वो अपने चल भी लेते हैं, अपना काम भी कर लेते हैं, लेकिन वो थोड़े ही होते हैं, मतलब थोड़े ही अपाहिज होते हैं, तो अपना चल भी लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं, थोड़ा आंशिक रूप से और औसत रूप से। तो औसत यानी जो पूरी तरह से मतलब अपना काम कर तो लेते हैं लेकिन उन्हें परेशानी होती है, वो हो गए औसत रूप से बाधित। अब होते हैं यानी तीसरे है पूर्ण दिव्यांग। तीसरा आता है पूर्ण दिव्यांग। यानी जो पूरी तरह से ही विकलांग है, यानी अपना काम कर ही नहीं सकते, वो अपना काम खुद कर ही नहीं सकते, पूरी तरह से ही विकलांग है, पूर्ण विकलांग है वो। तो वो अपना काम कर ही नहीं पाएंगे, वो तो दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, सिर्फ बिस्तर पर बैठे रहते हैं, मतलब दूसरा ही उनका काम करेगा तभी उनका काम हो पाएगा। पूरी तरह से विकलांग है, वो आ गए पूर्ण दिव्यांग में। अब आता है हमारा अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता क्या होता है? अधिगम अक्षमता में क्या आता है हमारा? पढ़ने लिखने, यानी ये अधिगम अक्षमता जो होती है वो यानी पढ़ने में, लिखने में और बोलने में उन्हें अक्षमता होती है, वो अक्षम होते हैं, यानी वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वो ठीक से पढ़ नहीं पाते। और लिखने में जैसे वो लिखना तो चाहते हैं लेकिन उनका हाथ कब कपाता है, यानी ये सभी विकलांग की श्रेणी में आते हैं। यानी लिखना तो चाहते हैं लेकिन उनका हाथ कब कपा रहा है, वो ठीक से लिख नहीं पा रहे हैं। और बोलने में भी बोलना तो चाह रहे हैं लेकिन ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, जैसे उनका उच्चारण कंठ से ठीक से नहीं आ पा रहा है, तो वो हो गया बोलने में। यानी पढ़ने लिखने और बोलने में जिसे अक्षमता होती है, यानी वो पढ़ने लिखने बोलने में अक्षम है, यानी सक्षम नहीं है। तो ये हो गया हमारा पढ़ने लिखने बोलने में अक्षमता होती है। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है अनुसूचित जाति। अब ये हमारा था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे। अब जैसे अभी हमारे इसमें कौन आते हैं? अधिगम एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों में कौन आता है? जैसे समाज का ऐसा वर्ग जो सामाजिक दृष्टि से उपेक्षा का शिकार रहता है, और ऐसे वर्ग को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए और एवं उनका आर्थिक और सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए संविधान द्वारा कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी इन लोगों के स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए मतलब ये संविधान ने बहुत कुछ प्रावधान किए हुए हैं, जिन्हें आरक्षण वगैरह कहते हैं, इसको आरक्षण दिया जाता है। इस तरह से इन लोगों के लिए आरक्षण की सुविधा कर दी है संविधान ने। तो ये हमारे हो गए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्धन यानी जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो इनके लिए भी सरकार ने काफ़ी सुविधा कर रखी है भाई। निर्धन बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज से किताबें फ्री कर दी हैं, उनके लिए किताबें फ्री कर दी हैं, ड्रेस फ्री कर दी है, यानी वो यूनिफॉर्म नहीं बनवा सकते तो उन्हें स्कूल से ही मिल जाती है या कॉलेज से ही मिल जाती है। तो ये सब व्यवस्था उनकी अच्छी तरह से हो जाती है। अब आपके समझ में आया समावेशी शिक्षा का अर्थ? अब आता है NCERT के अनुसार। अब ये देखिए आप, अब NCERT के अनुसार ये लिखिए आप, NCERT के अनुसार समावेशी शिक्षा के बारे में क्या है? NCERT
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये हो गया आपका NCERT के अनुसार। इसके अनुसार क्या होता है, धर्म, जाति, या डेफिनेशन लिखते जाइए। इसी के हाँ पता है। यानी धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर, बिना भेदभाव के, आदि के आधार पर यानी आदि के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा देना, एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। समावेशी शिक्षा। अब NCERT मैंने अभी आपको बताया था, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी NCERT के अनुसार धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। जैसे धर्म, धर्म हमारे क्या हो गए, जैसे ब्राह्मण, हिंदू धर्म है हमारा, ब्राह्मण धर्म मतलब धर्म होते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो हमारे ये धर्म हो गए। यानी सभी के साथ समानता का व्यवहार करना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है समावेशी शिक्षा में, सभी को एक ही शिक्षा दी जाती है। जाति, जैसे ब्राह्मण जाति है, शूद्र जाति है, हमारी वैश्य जाति है, क्षत्रिय जाति है, यानी सभी जाति, कोई भी कैसी भी जाति के साथ कोई भी पक्षपात ना हो, यानी सभी को एक ही विद्यालय में, एक ही छत के नीचे, एक ही शिक्षक के द्वारा समान रूप से शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा होता है। अब ये हमारा आता है लिंग, लिंग यानी स्त्री जाति, पुरुष जाति। अब पहले क्या था, अपन के ऐसा था कि लड़कियां थोड़ी बड़ी होती थी तो उनको उनकी पढ़ाई बंद करा दी जाती थी, और गांव में अभी भी ऐसा है, शहर में तो नहीं है ऐसा, लेकिन गांव में अभी भी ऐसा है कि लड़की थोड़ी बड़ी होती है, उसको घर का काम करने के लिए दे दिया जाता है कि अपने घर का काम संभालो, उसकी पढ़ाई बंद कर दी जाती है और लड़कों को पढ़ाया जाता है। तो ये पक्षपात होता है, तो ये पक्षपात तो बिल्कुल गलत है। लड़की लड़का क्या होता है, सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए, और आजकल तो लड़कियां बहुत ज़्यादा ऊंची जा रही हैं, हमारी इंदिरा गांधी वगैरह ये सब कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो महिला के लिए भी मतलब कोई भी वो नहीं करना चाहिए लिंग के लिए। अब तो इसलिए लड़कियों को भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय का कुछ नहीं पता कब कैसा समय आ जाए, तो इसलिए लड़की और लड़कों के साथ में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये होगा हमारा लिंग संबंधी। अब समाज संबंधी, समाज आजकल तो सारे समाज ही अलग अलग बन गए, जैसे हमारा ब्राह्मण समाज है, वैश्य समाज है और गुर्जर समाज है, ये समाज ही अलग अलग हो गए। तो यानी इस तरह के सारे बच्चे एक ही विद्यालय में आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि गुर्जर का बच्चा गुर्जर समाज में ही पढ़ेगा, ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण समाज में ही अध्ययन करेगा, और वैश्य का वैश्य में ही पढ़ेगा, जैन समाज का जैन में ही पढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी किसी भी समाज का बच्चा यदि एक साथ पढ़ता है तो उसके साथ कोई भी भेदभाव ना किया जाए। अब परिवार, परिवार संबंधी, जैसे हमारा परिवार निम्न वर्ग का है या उच्च वर्ग का है। अब निम्न वर्ग में जैसे आ जाते हैं, कोई चपरासी का बेटा है,
कोई चपरासी का बेटा आ जाता है, अब या कोई किसी मुख्यमंत्री का बेटा है या किसी अधिकारी का बेटा है, वो भी एक साथ अगर पढ़ रहा है तो सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अधिकारी के बच्चे से तो अच्छी तरह से बात करें और चपरासी के बच्चे से हम ठीक से बात ना करें, तो ये गलत है। यानी एक शिक्षक का ये काम नहीं है। तो शिक्षक को अच्छी तरह से दोनों बच्चों के साथ में समान व्यवहार करना चाहिए, जिससे किसी के मन में कोई गिलानी उत्पन्न ना हो, यानी हीन भावना उत्पन्न ना हो, उसके अंदर हीन भावना नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए सभी बच्चों के साथ समानता का व्यवहार कराया जाए, परिवार आदि किया जाए, कभी बिना भेदभाव के, इसमें बताया है बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। यानी बिना भेदभाव के कोई भी किसी तरह का भेदभाव ना किया जाए कि कोई बच्चा निर्धन है, कोई अमीर है, तो किसी के भी साथ में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें सभी बच्चों को एक समान रूप से देखकर एक समान रूप में समझना चाहिए और उन्हें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिससे बच्चे के अंदर हीन भावना ना हो। ठीक है, अब समावेशी शिक्षा की विशेषताओं के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। आज इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद बच्चों।